नमस्कार मित्रों, मैं रमाशंकर सिंह ठाकुर अपने इस YouTube चैनल जगत गुरु योगशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही विशेष विषय लेकर आया हूं। इस विषय के बारे में हर कोई जानता है, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता, लेकिन बहुत कम जानकारी है और जानकारी है भी तो उसका पालन नहीं कर रहे। तो चलिए सीधे विषय की ओर। आज का हमारा विषय है प्राकृतिक चिकित्सा। ये शब्द शायद आप सब लोगों ने सुना होगा। अब थोड़ा शब्दों पर विचार कर लें कि इसमें क्या होने वाला है, ये कैसी चिकित्सा है, क्या इसमें औषधि की आवश्यकता है या ऐसा कौन सा माध्यम है, किस तरह से चिकित्सा की जाती है, इन सब विषय को जानेंगे। क्या इस चिकित्सा का भी कोई साइड इफेक्ट है या बिना साइड इफेक्ट के यह चिकित्सा की जा सकती है। यह चिकित्सा कितनी महंगी है, क्या सर्वसुलभ है, सबको इस चिकित्सा को कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आदि इन सब विषयों के बारे में आज मैं आपको बहुत गहराई से बताऊंगा। तो चलते हैं सीधा विषय की ओर। प्राकृतिक चिकित्सा, दो शब्द इसमें, प्राकृतिक और चिकित्सा। प्राकृतिक से आशय प्रकृति से है। जैसे हम जानते हैं जो समाज से जो संबंधित होता है उसको सामाजिक कहते हैं, राजनीति से संबंधित होता है उसको राजनीतिक कहते हैं। उसी तरह प्रकृति से जिनका संबंध है, प्रकृति से जो संबंधित है उसको प्राकृतिक चिकित्सा का आशय है, उसका उपचार करना, इलाज करना। तो जो वह चिकित्सा पद्धति जो प्रकृति के माध्यम से चिकित्सा करता है, जो रोगों का उपचार प्रकृति से करता है, इन प्रकृति के तत्वों से करता है, प्राकृतिक तत्वों से जिसकी चिकित्सा की जाती है वो प्राकृतिक चिकित्सा है। अब प्रकृति में कितने तत्व मूल रूप से हैं वो आप सबको पता है। 5 तत्व है इस प्रकृति में, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। प्रकृति त्रिगुणात्मक भी है, सत, रज और तम। इसी सत, रज और तम को हम आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ कहते हैं। सत है वो वात है, पित्त है, शत, रज, तम। जो रजोगुण है वो पित्त है और जो तमोगुण है वो कफ है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, 5 तत्व से यह प्रकृति बना हुआ है और इन्हीं 5 तत्वों से यह शरीर भी बना हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं रामचरितमानस में लिखते हैं, किष्किंधा कांड के 10वें दोहा के 4थे चौपाई में, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचिता अति अधम शरीरा। इन शब्दों की व्याख्या में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, इतना यहाँ पता चल रहा है कि जो ये शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है। कौन कौन से 5 तत्व? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो अब ये 5 तत्व जो आयुर्वेद का रोग का जो मूल सिद्धांत बताता है वो वात, पित्त, कफ की विकृति या ये साम्यावस्था जब इनकी भंग हो जाती है, जब ये तीनों वात, पित्त, कफ असमान हो जाते हैं, असंतुलन हो जाता है इनमें, तो रोग होता है। या यूँ कहें कि वात विकृत हो जाता है, वात कुपित हो जाता है, पित्त कुपित हो जाता है, कफ कुपित हो जाता है। तो रोग का मूलाधार आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ को बताया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में कहा गया है कि रोग का एकमात्र कारण होता है, उनका एक ही उपचार होता है। वो एकमात्र कारण होता है विजातीय द्रव्यों का इकट्ठा हो जाना और उन विजातीय द्रव्यों को निकाल देना। ये रोग का निदान होता है, रोग का निराकरण होता है। तो ये 5 तत्व से ही हमारा शरीर बना हुआ है और ये 5 तत्व, ये वात, पित्त जो 3 कफ है, शत, रज,
कम है, इन तीनों से संबंधित है। जैसे आकाश और वायु का जो मेल होता है उससे वात बनता है, जल और अग्नि के संयोग से पित्त का निर्माण हुआ है, और जल और मिट्टी के संयोग से कफ का निर्माण हुआ है। आयुर्वेद के संदर्भ में देखें तो अब प्राकृतिक चिकित्सा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो प्राकृतिक चिकित्सा का मूलभूत सिद्धांत यही है कि रोग एक है, उनके कारण भी एक हैं और उनकी चिकित्सा भी एक ही है। प्राकृतिक चिकित्सा का मानना है कि रोग का एकमात्र कारण विजातीय द्रव्यों का शरीर में इकट्ठा हो जाना, जमा हो जाना। जब ये शरीर में जमा हो जाता है, कहा जाए विजातीय द्रव्य कहा जाए गंदगी है, और जैसे ही गंदगी देख के मक्खियाँ, मच्छर आदि आने लगती है, वैसे ही कीटाणु भी इस शरीर में आने लगते हैं, या यूँ कहें कि कीटाणु के प्रवेश करने के लिए यह शरीर अनुकूल हो जाता है। स्वच्छ जगह पर वो नहीं आते हैं। इन्हीं विजातीय द्रव्यों को दूर करने का प्रयास विभिन्न माध्यमों से किया जाता है। वो माध्यम ये पंच तत्व हैं। पृथ्वी के द्वारा चिकित्सा की जाती है, मिट्टी स्नान करा के, जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, आकाश चिकित्सा, इसी के अंतर्गत उपवास चिकित्सा, धूप चिकित्सा, ये सब इस प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत ही आता है। पहले के लोग इस चिकित्सा पद्धति से बहुत अच्छे से जानते थे और उनका पालन भी करते थे। जैसे बहुत चल फिर के आए हो, कहीं यात्रा करके आए हो, पैर बहुत दुख रहा हो, तो गर्म पानी में नमक डाल करके कुछ देर पैर को उसमें डाल के बैठ जाते थे, दर्द दूर हो जाता था। यह भी प्राकृतिक चिकित्सा का ही अंग है। बुखार ज़्यादा चढ़ जाता था, गर्म शरीर का तापमान बढ़ जाता था, तो लोग पट्टी करते थे, गर्म पट्टी, फिर पानी में डुबा के फिर उसको सिर में रखते, धीरे धीरे तापमान कम होने लगता था। बहुत ही सरल और सहज चिकित्सा पद्धति है, जिसे अपना करके हम स्वस्थ शतायु जीवन जी सकते हैं। जो लक्ष्य हमारे पूर्वजों का था, जो हमारे ऋषि मुनियों का लक्ष्य था, जीवेम शरदः शतम, पश्येम शरदः शतम, श्रृणुयाम शरदः शतम, 100 वर्ष तक जिए, कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतः शमा। 100 वर्ष तक जिए, ठाले बैठकर नहीं, कुर्वन्नवेह कर्माणि, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जिए। तो इसलिए उन ऋषियों का दिया हुआ क्या विद्या है, जो कालांतर में पाश्चात्य विद्या मानी जा रही है। आज भी अगर देखें तो नेचुरोपैथी के जनक बेनेडिक्ट लुष्ट नाम के हैं वैज्ञानिक, जो यूएसए के हैं। तो हम अपनी ही विद्या को नहीं जान पा रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं, इसलिए सब विद्या पाश्चात्य से आ रही है और हमें लग रहा है कि उन्हीं लोग का दिया हुआ है। ये प्राकृतिक चिकित्सा की शुरुआत कैसे हुई, कैसे इसके पीछे फिर व्यक्ति में पुनः जागरण आया। जो पाश्चात्य के लोग थे वो औषधि के उपयोग करके थक चुके थे, उनको सही समाधान नहीं मिल रहा था, इसलिए वे समझ गए कि कोई ऐसा उपाय भी होगा जो रोग को जड़ से खत्म करे। उन्होंने हमारे वेद पुराण की ओर रुख किया, पाया कि ऐसा उपाय है, उन्होंने अपना लिया और बहुत जोर दे के फिर उस विद्या का प्रचार किए। और आज फिर इस वर्तमान युग में भी लोग समझने लग गए हैं कि एलोपैथी कोई भी रोग का स्थायी इलाज नहीं दे रहा है, जड़ से रोग को खत्म नहीं कर रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो कोरोना आया था, सब लोगों ने योग की सत्ता को स्वीकार किया, योगासन, योग, प्राणायाम को सब करने के लिए तैयार हुए, लोग माने उस विद्या को। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा भी एक वैकल्पिक चिकित्सा है, इसका भी योग करके, इस चिकित्सा को अपना करके
हम पूर्णतः स्वस्थ हो सकते हैं। इस प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत 10 आधारभूत सिद्धांत हैं जिनके अनुकरण से, जिनको अपने जीवन में स्थान देने से आप बिना औषधि के, बिना गोली दवाई के स्वस्थ दीर्घायु जीवन जी सकते हैं। यह मेरा विश्वास है। जब से मैंने इस सिद्धांत को पहली बार पढ़ा था तब से परमात्मा की ऐसी कृपा बनी हुई है कि एक भी टेबलेट मैंने आज तक नहीं लिया है। पैर में एक बार भयंकर मोच आया था, उसके बाद भी मैंने दर्द को सहा और टेबलेट नहीं लिया। निश्चित रूप से यह विद्या आप सबके लिए कारगर साबित होगी और आप प्रयोग करके देखें, किसी की बात को ऐसे ही ना मानिए। कोई भी अगर आपको लगता है कि मेरे से अनुभवी व्यक्ति उसको कह रहा है तो उसको प्रयोग करके देखना चाहिए। अगर अच्छा लगे तो उसको अपने जीवन में अपना लेना चाहिए, वो आपका हो जाएगा, और नहीं लग रहा है तो छोड़ दीजिए। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस नेचुरोपैथी प्रक्रिया को अपनाएं। शरीर के जो विषाक्त द्रव जो इकट्ठा हुए रहते हैं शरीर में, उनको बाहर निकालना इनका उद्देश्य होता है। ये बाहर हम योग के माध्यम से भी निकालते हैं, योग की हठयोग की प्रक्रिया में ही षटकर्म के माध्यम से निकालते हैं, और जो नेचुरोपैथी में आता है भाप चिकित्सा, सूर्य धूप स्नान, जल चिकित्सा, मिट्टी स्नान, ये सब के माध्यम से इसकी चिकित्सा की जाती है। इनके मुख्य 10 आधारभूत सिद्धांत हैं। इस सिद्धांत की चर्चा मैं अगली वीडियो में करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं ये 10 सिद्धांत को निश्चित रूप से अगली वीडियो में आप लोग को दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।